नमस्कार दोस्तों, B2 स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्सर्जन के बारे में और उत्सर्जन का परिचय इंट्रोडक्शन जो था वो हो चुका था। उसमें हमने पढ़ा था कि उत्सर्जन में हम शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं और इन पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। वहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि उत्सर्जन जो है इसके अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें एक तत्व, और वो एक तत्व कौन था, नाइट्रोजन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है, अर्थात वो पाया ही पाया जाएगा। और इस नाइट्रोजन के आधार पर जो अपशिष्ट पदार्थ थे वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते थे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अभी हमें बात करनी है मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो हम मानव के उत्सर्जन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम उसके चित्र को देखते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र क्या होता है। मानव का उत्सर्जन तंत्र, और इसके लिए आप देखो दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस प्रकार का है। मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों इस प्रकार से डबल लेयर पाई जाती हैं। यहाँ इसके अंतर्गत होती हैं रक्त नलिकाओं का एक जाल होता है, और ये रक्त की जो नलिकाएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। इनमें से एक होती है रक्त को लाने वाली, जबकि दूसरी होती है यहाँ से रक्त को ले जाने वाली। तो जो रक्त को लाने वाली होती हैं उन्हें हम कहते हैं धमनी, और जो यहाँ से लेके जाती हैं उन्हें कहा जाता है सिरा। इस तरह से ये नलिकाएं उपस्थित होती हैं। आप इसको इस चित्र के द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। प्रयास ये है कि आप चित्र के अंतर्गत सारी चीज़ों को आसानी से देख पाएं, इसलिए आप इस चित्र को देखते रहिए। और यहाँ से निकलती है इसमें से एक और नलिका, और ये नलिकाएं मूत्र जो बनता है उसको लेकर आती हैं और लाकर किस में डाल देती हैं, उसे मूत्राशय में डाल देती हैं। इस तरह से दोनों वृक्कों से एक एक निकलती है, तो इन दोनों नलिकाओं को हम नाम देते हैं मूत्र वाहिनी, इन्हें कहा जाता है। और इसके साथ उपस्थित होती है एक थैलेनुमा संरचना, और उस थैलेनुमा संरचना का नाम होता है मूत्राशय, उसे हम कहते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों मानव का उत्सर्जन तंत्र। इसके अंतर्गत इस प्रकार से बहुत सूक्ष्म पतली पतली नलिकाएं निकली होती हैं, और उन नलिकाओं को आप किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ से, क्योंकि वृक्क के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं या वृक्क की संरचना का जो निर्माण होता है, वो निर्माण करने वाली जो नलिकाएं होती हैं उन नलिकाओं को ही क्या कहा जाता है, उन्हें ही हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इस प्रकार का होता है मानव का उत्सर्जन तंत्र, और इसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। पीले रंग की ये संरचना होती है, और पीले रंग की होने के कारण ये जो संरचना बनती है इसे आप नाम देते हो एक ग्रंथि, और इस ग्रंथि का नाम होता है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं तो वो देखो।
तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें 4 भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग? उसमें 4 भाग पाए जाते हैं। तो एक सवाल तो यही है, मानव के उत्सर्जन तंत्र में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में 4 भाग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं उनको नाम सहित देखिए आप। पहला जो भाग होता है उसे हम नाम देते हैं वृक्क, जिसे आप लोग किडनी भी कहते हैं, इसको सामान्य भाषा में गुर्दा भी कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है दोस्तों उसे हम नाम देते हैं मूत्रवाहिनियां। दूसरे भाग का नाम क्या है? उसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। तीसरा जो भाग होता है उसको नाम दिया जाता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर के नाम से इसको जानते हैं। और चौथा जो भाग होता है उस चौथे भाग को क्या नाम देते हैं? मूत्र मार्ग, उसे यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मानव के उत्सर्जन तंत्र में टोटल कितने भाग होते हैं? 4 भाग। मैं आपको इसे चित्र में भी बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। तो ये वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं वृक्क, एक दाईं तरफ, तो ये हो गया दायां वृक्क। जो बाईं तरफ पाया जाएगा उसको बोलते हैं बायां वृक्क। तो ये दायां वृक्क और ये कौन सा वृक्क है? ये है बायां वृक्क। उसके बाद इनके ऊपर जो ये टोपी नुमा संरचना दिख रही है, इस संरचना का नाम होता है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, इसको कहते हैं। हिंदी में इसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वृक्क के अंदर ये आपको सूक्ष्म नलिकाएं जो दिख रही है, इन्हें नाम दिया जाता है नेफ्रॉन, जिसको हम वृक्काणु भी कहते हैं। उसके बाद ये दो नलिका जैसी जो संरचना दिख रही है, इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है मूत्रवाहिनी, इन्हें कहा जाता है मूत्रवाहिनी। ये दोनों, ये जो संरचना है थैलेनुमा, इसे नाम दिया जाता है मूत्राशय। और ये अंतिम लंबी नलिका के जैसी संरचना, इसे नाम देते हैं मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार से बात करें तो मानव के उत्सर्जन में दोस्तों कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए। कौन कौन से हैं? वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। हम प्रत्येक की संरचना का अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हमें जिसको पढ़ना है वो कौन है? हमारा वृक्क होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। तो अगला जो भाग आता है वो कौन होता है? अगले भाग को हम नाम देते हैं वृक्क, इसे कहा जाता है। देखिए कहां पाए जाते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती है, इन सब चीजों की बात हमको करनी है इसके अंतर्गत। सबसे पहली जो संरचना है उस संरचना का नाम है वृक्क। क्या कहते हैं इसको? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है किडनी, और एक और भी नाम इसको आम भाषा में हम दे देते हैं गुर्दा। अब आपसे सवाल सबसे पहले तो यही पूछता है कि ये किस स्थान पर उपस्थित होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इस स्थिति के लिए आप याद रखो कि किस स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो मैं आपको एक सामान्य सा तरीका बताता हूँ कि कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कमर के क्षेत्र में होते हैं। आप तो ये याद रखो, वैसे आप इसको याद रखो अपने देसी तरीके के अंतर्गत, जहाँ डॉक्टर हमें सुई लगाता है, इंजेक्शन जहाँ लगाया जाता है, उस स्थान पर गुर्दे उपस्थित होते हैं। अब उस स्थान को हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो स्थान कहाँ पर है। तो वो स्थान होता है कमर के क्षेत्र में। कमर के क्षेत्र में भी कहाँ होता है? अधर सतह यानी कि पेट की ओर होता है, या पृष्ठ सतह पीठ की ओर होता है। तो वो स्थान होता है पीठ की ओर। अब पीठ की ओर पाई जाती है बीचों बीच रीढ़ की हड्डी। तो एक वृक्क पाया जाता है किस साइड में? राइट साइड में। एक वृक्क किधर पाया जाता है? लेफ्ट साइड में। तो साइंस की भाषा में अगर बात करें
तो वृक्क कहाँ होते हैं? कमर के क्षेत्र में होते हैं, पीठ की तरफ होते हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं। ये साइंस की भाषा में बात है। तो सबसे पहले हम जो लिखना है वो लिखना है ये वृक्क या किडनी जहाँ पाई जाती है उसका स्थान हमें सबसे पहले बताना है ये किस स्थान पर होते हैं। तो उनके स्थान के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सामान्य रूप से याद रखना है तो आप रखो जहाँ डॉक्टर सुई लगाता है वहाँ पाए जाते हैं। और साइंस की भाषा में कहाँ पाए जाते हैं वो देखो, कहाँ होते हैं? कमर के क्षेत्र में। कहाँ होते हैं? कमर के क्षेत्र में। किस तरफ? पीठ की तरफ। कमर के क्षेत्र में पीठ की तरफ। पीठ की तरफ कहाँ? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं। एक एक पाए जाते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होते हैं। कितने उपस्थित होते हैं? एक राइट में पाया जाता है और एक लेफ्ट में पाया जाता है। तो दोनों तरफ एक एक उपस्थित होते हैं। अब इनमें भी एक बात है कि दायां वृक्क जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है और बायां वृक्क थोड़ा ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि याद रखो दाईं तरफ हमने पाचन में पढ़ा था, दाईं तरफ एक बहुत बड़ी ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि को हम नाम देते हैं यकृत। तो यकृत ग्रंथि दाईं तरफ स्थित होती है, इसलिए दायां वृक्क थोड़ा नीचे खिसक जाता है और बायां वृक्क दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो एक बात इसमें यह भी आपको याद रखनी है कि दायां वृक्क आकार व वजन में, आकार व वजन में बाएं वृक्क से क्या होता है? छोटा होता है। बाएं वृक्क से छोटा होता है। क्यों होता है उसका कारण मैं आपको लिख रहा हूं याद करने के लिए, क्योंकि दाईं तरफ, क्योंकि दाईं तरफ क्या होता है? यकृत ग्रंथि उपस्थित होती है। दाईं तरफ यकृत ग्रंथि उपस्थित होती है, इसलिए ये थोड़ा नीचे भी होता है और आकार में भी थोड़ा सा छोटा होता है। तो क्योंकि दाईं तरफ कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत ग्रंथि उपस्थित होती है। उसके बाद आपसे पूछता है कि वृक्क जो होते हैं इनके चारों तरफ कैसा आवरण होता है? तो ये भी याद रखना, वृक्क के चारों तरफ दोहरा आवरण होता है। वृक्क के चारों तरफ कैसा आवरण है? दोहरा आवरण होता है। दोहरा, डबल लेयर, दोहरा आवरण होता है। और इस दोहरे आवरण को नाम क्या देते हैं? ये सवाल इंपॉर्टेंसी रूप से पूछा जाता है। और उस दोहरे आवरण को नाम क्या देते हैं मित्रों? पेरिटोनियम। उस दोहरे आवरण को नाम क्या देते हैं हम? पेरिटोनियम आवरण उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। अब इनका निर्माण किससे होता है? तो निर्माण में सवाल पूछा जाता है कि इनका निर्माण किससे होता है। तो वृक्क का जो निर्माण होता है उसके अंतर्गत याद रखना, निर्माण, वृक्क का निर्माण होता है संयोजी ऊतकों से। कौन से ऊतक से? संयोजी ऊतक से निर्मित होते हैं वृक्क। वृक्क किससे निर्मित होते हैं? संयोजी ऊतक से निर्मित होते हैं वृक्क। बाकी छोटे छोटे सवाल हैं। रंग कैसा होता है? तो रंग कैसा होता है वो भी याद रखो। रंग गहरा लाल, गहरा लाल होता है,
या फिर काफी बार पूछ लेता है गहरा भूरा, गहरा लाल, या फिर कैसा होगा गहरा भूरा। दो में से ही ऑप्शन मिलेगा आपको, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। कभी कभी तो गहरा लाल मिल जाता है और कभी कभी कैसा मिल जाता है, गहरा भूरा मिल जाता है। फिर वो आपसे पूछेगा आकार, फिर वो क्या पूछेगा, फिर वो आपसे पूछता है इसका आकार कैसा होता है। तो आकार है मित्रों सेम के बीज जैसा, सेम के बीज जैसा इसका आकार होता है। उसके बाद आपसे पूछता है इनका वजन, कि वजन कितना होता है। तो इनका वजन कितना होता है, 120 से 170 ग्राम प्रत्येक वृक्क। प्रति वृक्क लिखा है मैंने, पर किडनी, यानी कि किसी भी वृक्क का वजन जो है, इन दो वृक्कों में से दोनों में से प्रत्येक का वजन कितना होता है, मिनिमम 120 ग्राम और मैक्सिमम 170 ग्राम। ऑप्शन में फिक्स लिखा हुआ हो तो लगभग 140 ग्राम। अगर वो फिक्स लिख के दे देता है कोष्टक में, तो फिर आपको मैं यहां लिख देता हूं लगभग कितना है, लगभग 140 ग्राम। ये फिक्स है कि ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वृक्क जो है वो देखो आप, जो वृक्क के अंदर जो है आपको बहुत पतली पतली नलिकाएं दिखाई देती हैं, और उन पतली पतली नलिकाओं में से ही सवाल पूछा जाता है। तो वृक्क में जो ये पतली नलिकाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, वृक्क में उपस्थित, वृक्क में उपस्थित अनेक, या फिर असंख्य भी लिख सकते हो, लेकिन संख्या थोड़ी सी तो फिक्स होती है, असंख्य, अनेक ही लिखो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। वृक्क में उपस्थित अनेक सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, और इन सूक्ष्म नलिकाओं का नाम क्या होता है, इन सूक्ष्म नलिकाओं का नाम है मित्रों नेफ्रॉन, इन्हें कहा जाता है। सूक्ष्म नलिकाओं का नाम क्या है, नेफ्रॉन इन्हें कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में इन्हें कहा जाता है वृक्काणु। और यहां से एक सवाल और भी पूछता है कि ये वृक्काणु जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या में से अगर सवाल पूछता है तो इनकी संख्या होती है लगभग 10 लाख। इनकी संख्या है लगभग 10 लाख प्रत्येक वृक्क। एक वृक्क में इनकी संख्या कितनी है, लगभग 10 लाख पाई जाती है एक वृक्क के अंतर्गत। उसके बाद इन्हें क्या माना जाता है, एक सवाल ये भी पूछता है, इसे वृक्क की संरचनात्मक, अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रक्चरल, इसे वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, इसे वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि वृक्क में देखो, वृक्क के अंतर्गत जो सबसे मेन संरचना हुई वो कौन हुई, नेफ्रॉन। क्योंकि एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, 10 लाख। तो ऐसा माना जाता है कि वृक्क का निर्माण ही किसके कारण होता है, नेफ्रॉन के कारण होता है। इसीलिए हम इनकी संख्या के कारण इनको क्या मानते हैं, वृक्क की संरचनात्मक इकाई। और बात करें तो वृक्क में मूत्र निर्माण संबंधी क्रिया होती है, और उस मूत्र निर्माण संबंधी क्रिया को करने के लिए जो भी क्रिया विधि होती है वो संपूर्ण क्रिया कहाँ संपन्न होती है, नेफ्रॉन में ही संपन्न होती है। इसीलिए इसे क्या माना गया, इसीलिए इसे माना गया क्रियात्मक इकाई। तो नेफ्रॉन को क्या मानते हैं, नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो वृक्क में हमारे पास जो सवाल है वो क्या क्या हो गए,
वृक्क में हमारे पास सवाल हो गए कि स्थान कहाँ होता है, तो कमर के क्षेत्र में होता है, पीठ की तरफ होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर एक एक होता है। आकार और वजन के अंतर्गत बात करें तो दायां वृक्क थोड़ा सा छोटा होता है और बायां वृक्क थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दायां वृक्क के साथ या दाएं वृक्क के ऊपर एक बहुत बड़ी ग्रंथि पाई जाती है यकृत, जिसके कारण आप ये भी कह सकते हो कि दायां वृक्क जो होता है ये नीचे भी स्थित होता है, ये थोड़ा नीचे स्थित होता है। थोड़ा नीचे क्यों स्थित है? क्योंकि दाईं तरफ यकृत है, तो उसके कारण ये थोड़ा छोटा भी हो जाता है और खिसक कर थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है। वृक्क के चारों तरफ एक डबल लेयर पाई जाती है और उस डबल लेयर का नाम क्या है? उसे बोलते हैं पेरिटोनियम आवरण, उसे कहा जाता है। उसके पश्चात बात करें तो और क्या है कि इसका निर्माण, वृक्क का निर्माण किससे होता है? तो वृक्क का निर्माण होता है संयोजी ऊतक से। रंग है गहरा लाल या गहरा भूरा। आकार कैसा है? सेम के बीज जैसा। वजन कितना है? 120 से 170 ग्राम प्रत्येक वृक्क का वजन है। वृक्क में बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होती है। क्या मानते हैं इनको? इनको वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ये तो बात हुई उत्सर्जन के पहले भाग की। अब उत्सर्जन का जो दूसरा भाग है वो क्या है? उत्सर्जन का दूसरा भाग है हमारे मूत्रवाहिनी। उत्सर्जन का दूसरा भाग कौन है? मूत्रवाहिनी इसका दूसरा भाग है। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और उस सेकंड पार्ट का नाम क्या है? मूत्रवाहिनी उसे कहा जाता है, मूत्रवाहिनी। अब मूत्रवाहिनी में क्या क्या है, कहां से निकल रही है? सबसे पहले तो ये देखो, हमारे वृक्क की संरचना इस प्रकार की है और इसके अंतर्गत एक गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है बीच में। वृक्क की जो ये संरचना है, इसमें आपको ये एक गड्ढे जैसा स्थान दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस गड्ढे जैसे स्थान को हम क्या नाम देते हैं? इस गड्ढे जैसे स्थान को नाम दिया जाता है हाइलम। क्या कहते हैं इसको? इसे हाइलम कहा जाता है। तो आप याद रखो, वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग के अंतर्गत एक गहरा गड्ढा पाया जाता है और उस गहरे गड्ढे को क्या नाम देते हैं? हाइलम कहा जाता है। इस हाइलम से निकलती है नलिका। तो ये हो गया हाइलम, और इस हाइलम से क्या निकल रही है? इस हाइलम से निकल रही है नलिका। और ये नलिका कैसे निकल रही है ये भी देखो आप। ये नलिका निकल रही है इस प्रकार से। तो हाइलम के पास इसका जो भाग है, हाइलम के पास वाला जो ये भाग है, यहां से लेकर और लगभग आप देखोगे तो इस स्थान तक ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? इस स्थान तक ये आपको दिखा रही है किसके जैसी? कोन। कोन का मतलब जिसको क्या कहते हैं? शंकु कहा जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, घरों के अंतर्गत होता है तेल डालने के लिए, जिसको हम फूल या कीप बोल देते हैं। या फिर उसको भी छोड़िए, मौसम अच्छा चल रहा है बरसात का, और बरसात में आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपने वहां देखा होगा आइसक्रीम का एक कोन आता है। आइसक्रीम का क्या आता है? कोन। और उस कोन की संरचना कैसी होती है? लगभग इस प्रकार का होता है वो कोन। ऊपर से चौड़ा और नीचे से कैसा होता है? सकरा होता है। ठीक इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है ये वाला भाग। तो इस वाले भाग को नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं वृक्क श्रोणी। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं वृक्क श्रोणी। अंग्रेजी में इस भाग को नाम देते हैं मित्रों पेल्विस। क्या कहते हैं? पेल्विस। फिर जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाती है, वैसे वैसे ये क्या होती चली जाती है? उसी प्रकार ये धीरे 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 पतली होती चली जाती है। और इसका जो सबसे पतला वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? मेट्रोनेफ्रिक नलिका।
मेट्रोनेफ्रिक नलिका कहलाता है। यानी कि अब आपके पास सवाल ये हो गए कि सबसे पहले वो आपसे सवाल पूछता है मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी होती है। तो मूत्रवाहिनी की संख्या होती है 2, यानी कि एक पेयर, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी की संख्या होती है। आपसे वो पूछे कहां से निकलती है, तो कहां से निकलती है, ये वृक्क के हाइलम से उत्पन्न हो रही है। कहां से उत्पन्न हुई है, ये वृक्क के हाइलम से उत्पन्न हुई। और हाइलम से उत्पन्न होने के बाद इसका जो पहला भाग है वो कैसा होता है, वो होता है कोन या शंकु के आकार का। तो इसके पहले भाग को हम नाम भी क्या देते हैं, शंकु के जैसा ही इसको नाम दिया जाता है, और वो है वृक्क श्रोणी। तो आपके लिए एक और सवाल बन गया कि मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग, मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों मूत्रवाहिनी के प्रारंभिक भाग को नाम देते हैं हम वृक्क श्रोणी, उसे कहा जाता है। और मूत्रवाहिनी का अंतिम पतला व सकरा भाग वो क्या कहलाता है, वो है मेट्रोनेफ्रिक नलिका। तो इसमें याद रखना मूत्रवाहिनी का अंतिम पतला व सकरा भाग, मूत्रवाहिनी का अंतिम पतला व सकरा भाग वो क्या कहलाता है, मेट्रोनेफ्रिक नलिका कहलाता है। तो एक मूत्रवाहिनी के कितने भाग हो गए, 2। हमारे पास टोटल कितनी मूत्रवाहिनियां होती हैं, हमारे पास टोटल मूत्रवाहिनियां होती हैं 3। अब उसके पश्चात हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, कि ये जो हमारा तीसरा भाग आता है, उस तीसरे भाग का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी का तीसरा जो भाग है उसको हमने नाम क्या दिया, वो है हमारा मूत्राशय। तो अभी हम जिसकी बात करेंगे वो कौन है, वो होगा मूत्राशय। थर्ड पार्ट नाम क्या है उसका, मूत्राशय होता है। अब इस मूत्राशय के बारे में आपसे सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहला सवाल है कि ये कैसी संरचना है। तो कैसी संरचना है, ये एक थैलेनुमा संरचना है। आपको चित्र के द्वारा दिख भी रहा है, कैसी, थैलेनुमा संरचना है ये। अब इसमें एक कॉमन सेंस का सवाल है, हालांकि सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मूत्र त्यागने की जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया है। तो क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं 3, ऐच्छिक, अनैच्छिक, और तीसरी जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिवर्ती। ऐच्छिक का मतलब वो क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं, अनैच्छिक का मतलब वे क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, और तीसरी है प्रतिवर्ती क्रिया, ये वो क्रियाएं हैं जिनमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि मूत्र का त्यागना किस प्रकार की क्रिया है। तो मूत्र त्यागना किस प्रकार की क्रिया है, मूत्र त्यागना किस प्रकार की क्रिया है, मूत्र त्यागना एक अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। ये एक अनैच्छिक क्रिया है। और मूत्र त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, मूत्र त्यागने की क्रिया को नाम दिया जाता है दोस्तों मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन इस क्रिया को कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो एक सवाल ये बन गया कि मूत्र त्यागना कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक, और उसका नाम क्या है, मिक्चुरेशन। तो सवाल बन गया कि मूत्राशय कैसी संरचना है, थैलेनुमा संरचना है, और इसी के आधार पर आप कह सकते हो इसका निर्माण किससे होता है। तो इसका निर्माण होता है मित्रों अनैच्छिक पेशियों से, इनवॉलेंटरी मसल्स से इनका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये मूत्राशय जो है ये किससे बनता है, कैसा होता है,
तो ये एक थैलेनुमा संरचना है जिसका निर्माण अनैच्छिक पेशियों से होता है, इनवॉलेंटरी मसल्स से होता है। क्यों? क्योंकि मूत्र त्यागने की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है? एक अनैच्छिक क्रिया है। अब इसमें से सवाल ये पूछा जाता है कि ये कार्य क्या करता है। तो दोस्तों इसके कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है इसका, तो वो देखिए आप। मूत्राशय की कार्य की अगर हम बात करते हैं, कार्य आपसे पूछे इसका कार्य क्या है, तो याद रखना कार्य, इसका कार्य होता है मूत्र का संग्रह करना। मूत्र का संग्रह करना ये इसका कार्य होता है कि ये मूत्र को, मूत्रवाहिनियां बूंद बूंद करके मूत्र को लेके आती हैं और वो मूत्र धीरे धीरे किसमें इकट्ठा होता रहता है? मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। तो इसका काम हो गया मूत्र का संग्रह करना। अब ये कितने का कर सकता है, अर्थात इसकी कैपेसिटी क्या है? तो इसकी क्षमता कितने मूत्र को इकट्ठा करने की है? इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता होती है दोस्तों 700 से 800 मिलीलीटर। ध्यान रखना, गलती से भी लीटर मत कर देना, नहीं तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 700 से 800 मिलीलीटर इसकी क्षमता होती है, अर्थात ये एक बार में 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का क्या कर सकता है? संग्रह कर सकता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? स्थान की बात करें तो ये कहाँ उपस्थित होता है? स्थान कि मूत्राशय हमारे शरीर में किस स्थान पर उपस्थित होता है, स्थान की हम बात करते हैं। तो देखो, मेल फीमेल, महिला और पुरुषों में ये अलग अलग स्थान पर उपस्थित होता है। कहाँ होता है तो उसके लिए ध्यान देना, महिलाओं में कहाँ, नर में कहाँ होता है? नर में तो होता है मलाशय के आगे, और महिलाओं में कहाँ होता है? योनि के ठीक ऊपर। ये दो स्थानों के रूप में याद रखना। नर में इसका स्थान क्या है? नर में इसका स्थान है मलाशय के आगे, मलाशय के आगे होता है नर में। और मादा में कहाँ होता है? तो मादा में होता है योनि के ठीक ऊपर, योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है मादा में। ये इसके स्थान की बात होती है। तो तीसरा जो हमारा अंग था उत्सर्जन का, वो कौन सा था? मूत्राशय, जिसकी संपूर्ण बातें हमने यहां पर जानकारी के रूप में प्राप्त की। अब चौथा और अंतिम जो भाग आता है मानव के उत्सर्जन का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मूत्रवाहिनी। उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं मूत्रवाहिनी, उसे नाम दिया जाता है। और कैसी होती है मूत्रवाहिनी? तो मूत्रवाहिनी एक लंबी नलिका के समान संरचना है। ये कैसी संरचना है? लंबी नलिका समान संरचना है ये। लंबी नलिका समान संरचना। क्या काम करती है ये? तो इसका कार्य होता है मूत्र को बाहर त्यागना। मूत्र त्यागने का कार्य। ये मूत्र त्यागने का कार्य करती है। कितनी लंबी होती है? तो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई मादा में होती है ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी। और मादा में एक बात और ध्यान रखना, मादा में केवल मूत्र त्यागने का कार्य करती है, केवल मूत्र त्यागने का कार्य करती है।
यानी कि मादाओं में तो ये केवल मूत्र त्यागने का काम करती है जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें किसमें, अगर हम इसकी बात करते हैं नर में, तो नर में इसकी लंबाई होती है मित्रों, नर में इसकी लंबाई है मित्रों 15 से 20 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। और ये नर के अंतर्गत एक साथ 2 कार्य करती है। कौन कौन से? नर में यह मूत्र त्यागने व जनन, मूत्र त्यागने व जनन दोनों कार्य करती है। अर्थात दोनों कार्य करती है, अर्थात किसके रूप में? अर्थात जनन मूत्र नलिका, जनन मूत्र नलिका के रूप में, जनन मूत्र नलिका के रूप में बाहर खुलती है, बाहर खुलती है। ये तो हुई दोस्तों केवल, अभी तक हमने जो बात की वो बात की हमने केवल उत्सर्जन तंत्र की संरचना के बारे में। लेकिन इसमें से संरचना में से सवाल हैं और सवाल भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ही स्थानों से हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कि वृक्क में से सवाल बनता है, मूत्रवाहिनी में से 2 सवाल बनते हैं, मूत्राशय किस प्रकार की पेशियों का बना है ये कार्य बनता है, वो ये सवाल बनता है उसका कार्य क्या है, कितने मूत्र का संग्रह कर सकता है, और मूत्रवाहिनी में से भी सवाल बनता है। तो कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनने का जो स्थान है वो है कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि मूत्र के निर्माण की जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है। तो ये क्रियाएं सारी की सारी संपन्न किसमें होती हैं? वृक्क का जो भाग था सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हमने नाम दिया था संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, और उस भाग को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक सवाल याद रखना कि वृक्क में मूत्र निर्माण की संपूर्ण क्रिया किस स्थान पर संपन्न होती है, और वो संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं नेफ्रॉन के अंतर्गत। ये ध्यान रखो आप। तो नेक्स्ट बात अपन करते हैं, और वो नेक्स्ट बात क्या है वो देखना आप, मूत्र निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया वृक्क के कौन से भाग में? नेफ्रॉन, वृक्क के नेफ्रॉन में संपन्न होती है, वृक्क के नेफ्रॉन में संपन्न होती है। और मूत्र का निर्माण कितनी क्रियाओं से होता है? तो मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, तो एक सवाल तो ये बना कि मूत्र के निर्माण की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब कौन से भाग में संपन्न होती है? वो वृक्क के नेफ्रॉन वाले भाग में संपन्न होती है। अब कौन कौन सी क्रियाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो मूत्र के निर्माण में 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 क्रियाएं हैं? देखिए मैं उनको बता रहा हूं। मूत्र निर्माण निम्न 3 चरणों में, निम्न 3 चरणों में संपन्न होता है।
मूत्र निर्माण निम्न 3 चरणों में संपन्न होता है। और वो कौन कौन से 3 स्टेप हैं? इनमें सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम होता है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहा जाता है अल्टरा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अंग्रेजी में इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसको हिंदी में भी आप एक नाम दे सकते हो, अति सूक्ष्म छनना। अति सूक्ष्म छनना आप इसको हिंदी में एक नाम दे सकते हो, यानी कि बहुत बारीक जिसको हम कहते हैं छानने की प्रक्रिया, अति सूक्ष्म छनना, इस क्रिया को आप नाम दे सकते हो। दूसरी जो क्रिया होती है मित्रों, वो दूसरी क्रिया होती है, उस दूसरी क्रिया का नाम देते हैं दोस्तों हम पुनरावशोषण। पुनरावशोषण उसे कहा जाता है। पुनरावशोषण को क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन इसे कहा जाता है। और तीसरी जो क्रिया होती है, उस तीसरी क्रिया को क्या नाम देते हैं? उस तीसरी क्रिया को नाम दिया जाता है श्रावण। सेक्रेशन उसको बोलते हैं, सेक्रेशन। ये 3 क्रियाएं होती हैं इसमें। यानी कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क के किस भाग में होता है? तो वृक्क के जिस भाग में होता है उस भाग को हम क्या नाम देते हैं? उस भाग को नाम दिया जाता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंतर्गत किन क्रियाओं के तहत होता है? तो नेफ्रॉन के अंतर्गत 3 क्रियाएं होती हैं। उन 3 क्रियाओं के तहत किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। और मूत्र निर्माण की जो क्रिया है, इसके अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं? तो मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है, इसके अध्ययन को एक विशेष नाम दिया जाता है। मूत्र निर्माण क्रिया का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? देखिए, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन और क्या कहलाता है? उसे हम नाम देते हैं कुशनी। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन क्या कहलाता है? कुशनी कहलाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मूत्र निर्माण की क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कुशनी कहा जाता है। अब ये सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? नेफ्रॉन में होती हैं। नेफ्रॉन में किस प्रकार ये क्रियाएं होती हैं? तो उसके लिए पहले आपको नेफ्रॉन की संरचना देखनी होगी। तो नेफ्रॉन की संरचना की बात करते हैं हम कि नेफ्रॉन कैसा होता है। तो नेफ्रॉन को देखो, नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है। एक नेफ्रॉन जो होता है, मैं उसकी संरचना की बात यहां कर रहा हूं, और ऐसे लगभग 10 लाख नेफ्रॉन वृक्क के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो एक नेफ्रॉन की संरचना कैसी है? इस तरीके से होती है दोस्तों। ये एक भाग बना है अभी नेफ्रॉन का।
आप इसको देखकर और मुझे बनाना भी सीख सकते हो। बहुत ही कठिन चित्र नहीं है, बहुत आसान सा चित्र है। यहां से एक नलिका आती है, रक्त की नलिका यहां से आती है गति करती हुई। यहां से एक रक्त की नलिका गति करती हुई आती है और उस रक्त की नलिका को हम क्या नाम देते हैं? इस तरीके से एक नलिका इस भाग में प्रवेश करती है और ये यहाँ प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक प्रकार का जाल बना देती है इस तरीके से, और जाल बनाने के पश्चात ये यहाँ से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। और जब ये बाहर निकलती है तो ये थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है। जब बाहर निकलती है तो थोड़ी सी क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और जब प्रवेश करती है तो थोड़ी सी चौड़ी होती है ये। यहां पर आप इसको दिखा सकते हो कि ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा ही बना देता हूं। इस तरीके से यहां से रक्त इसमें प्रवेश करता है और यहां से क्या होता है? यहां से रक्त बाहर निकलता है। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो फिर आता है इसका एक तीसरा भाग, और यहां जाकर ये इस तरीके से शाखाओं में बढ़ जाती है। इस तरह से, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन के 3 भाग दिखाई देते हैं हमको। कौन कौन से 3 भाग हैं? देखो, ये जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कह रहे हैं? ये एक प्याले नुमा भाग दिख रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं बोमेन संपुट। इस भाग का नाम है मित्रों बोमेन संपुट। और ये एक रक्त की नलिका का आपको जाल दिख रहा है, एक पूरी जाल जैसी संरचना बन गई। और इस जाल जैसी संरचना को क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। इसे क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। और इन दोनों को मिलाकर, किस किस को? ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है मैलपीघी काय। मैलपीघी काय कहा जाता है दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये तो हुआ नेफ्रॉन का एक भाग। दूसरा भाग यहां से शुरू होता है, और यहां से शुरू होने के बाद ये पूरी लाल रंग की जो एक टेढ़ी मेढ़ी नलिका आपको दिख रही है, इसको कहा, ये दूसरा भाग है। और इसके भी 3 भाग हैं। जो बिल्कुल बोमेन संपुट के पास होता है, इसे हम क्या कहते हैं? जो बिल्कुल बोमेन संपुट के पास होता है, इसे नाम दिया जाता है समीपस्थ नलिका। इसे क्या नाम देते हैं? इसका नाम है समीपस्थ नलिका। यह है समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर जो ये यू आकार का भाग आपको दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं हेनले का लूप। और जो ये तीसरा भाग दिख रहा है, इसे कहा जाता है दूरस्थ नलिका।
दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इन तीनों को, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये है ही हेनले का लूप। और ये तीसरा जो है ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब इसको कहा जाता है। ये तीन हो गए, एक हो गई समीपस्थ कुंडलित नलिका प्लस हेनले का लूप और प्लस कौन है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इन तीनों को मिलाकर एक कॉमन नाम देते हैं और वो क्या है, वो है कुंडलित नलिका। वो क्या है, कुंडलित नलिका। अब बचा इसका तीसरा भाग, और इसका जो तीसरा भाग है वो है ये वाला, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ट्यूब, संग्रह नलिका इसे कहा जाता है। तो एक जो नेफ्रॉन होता है, उस एक नेफ्रॉन के दोस्तों कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए। कौन कौन से, एक हो गया मेलपीघी काय, एक भाग हो गया कुंडलित नलिका, और एक भाग क्या हो गया, संग्रह नलिका। यानी कि नेफ्रॉन का निर्माण तीन प्रकार की नलिकाओं के मिलने से होता है, मेलपीघी काय, कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। और इन तीनों के अंतर्गत क्रिया संपन्न होती है। तीनों में क्या क्या क्रिया होती है, तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब यहां पर देखो, मेलपीघी काय का जो पहला भाग है ग्लोमेरुलस, उसमें आपको दिख रहा है कि एक नलिका है जो रक्त को लेकर आती है। एक नलिका है जो रक्त को क्या करती है, लेकर आती है। यहां पर रक्त इसकी सहायता से प्रवेश करता है, और जिसका प्रवेश करता है उसका व्यास आपको दिख भी रहा है कि इसका व्यास क्या है, इसका व्यास है मित्रों ज्यादा, अधिक व्यास है इसका। और जो यहां से रक्त को लेकर इसमें से बाहर आ रही है, इसका व्यास क्या है, तो इसका व्यास है मित्रों कम। यानी कि एक कॉमन सी बात आपके दिमाग में आ गई कि जो नलिका रक्त को लेकर आती है उसका व्यास ज्यादा होता है, और जो रक्त को यहां से लेकर निकलती है उसका व्यास कम होता है। ठीक है, जिसका व्यास कम है यानी कि वहां से रुधिर कम बाहर निकलेगा। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि इस भाग में अधिक मात्रा में रुधिर प्रवेश करता है और कम मात्रा में रुधिर यहां से बाहर निकलता है। तो क्या होगा, ज्यादा रुधिर आएगा, कम रुधिर जाएगा, तो कुछ देर रुधिर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। और जब रुधिर यहां पर इकट्ठा होगा तो इस नलिका की दीवारों पर एक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, एक दाब उत्पन्न हो जाएगा, और उस दाब को हम नाम देते हैं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। तो वो रक्तदाब जब उत्पन्न होगा तो उस रक्त में एक क्रिया होती है जिसको नाम देते हैं परासरण कह दो, या फिल्ट्रेशन की आप क्रिया कह सकते हो। और उस फिल्ट्रेशन के कारण रक्त में से जो पदार्थ बाहर निकलने योग्य हैं वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को हम नाम देते हैं परानिस्यंदन, अति सूक्ष्म छनना इसे कहा जाता है। तो उस क्रिया में क्या होता है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। फर्स्ट जो क्रिया है उस फर्स्ट क्रिया को हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट क्रिया को हमने नाम दिया है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन उस क्रिया को नाम दिया जिसको अंग्रेजी में कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म छनना। सबसे पहला सवाल इसमें से यही है कि ये क्रिया किस भाग में संपन्न होती है। तो ये क्रिया किस भाग में संपन्न होती है, इसका स्थान याद रखना। ये क्रिया कहां संपन्न हो रही है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में संपन्न हो रही है। ये ग्लोमेरुलस को हिंदी में एक नाम देते हैं केशिका गुच्छ। गुच्छ का मतलब जाल, केशिका का मतलब बहुत पतली नलिका, यानी कि ये बहुत पतली नलिकाओं का क्या है, एक जाल है। तो ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। क्यों संपन्न होती है, उसका कारण, क्यों संपन्न होती है उसका कारण हमको मालूम है। और कारण क्या है उसका, कि अधिक मात्रा में रुधिर, अधिक मात्रा में रुधिर क्या करता है, प्रवेश करता है।
अधिक मात्रा में रुधिर प्रवेश करता है वह कम मात्रा में रुधिर बाहर निकलता है। वह कम मात्रा में रुधिर बाहर निकलता है। तो क्या होगा? जिससे रुधिर के छलने की क्रिया होती है, बाहर निकलता है। तो इस कारण क्या होने लगता है? इस कारण रुधिर छलने लगता है। अतः रुधिर छलने लगता है और उस क्रिया को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? उस क्रिया को ही हम नाम दे रहे हैं परानिस्यंदन कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब कितना छनता है, कितना छनता है उसके लिए ध्यान रखो। कितना छनता है तो याद रखना 1 मिनट में नेफ्रॉन द्वारा कितना? 1100 से 1 मिनट में नेफ्रॉन द्वारा छाना गया रुधिर कितना होता है? वो होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर। इतने रुधिर को नेफ्रॉन 1 मिनट में छान देता है। तो यहां से एक सवाल बना सकता है वो आपसे कि एक दिन में कितना छानेगा। तो एक दिन का कैसे निकालेंगे? तो एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 1100 से 1200, तो टोटल कितना हो जाता है? तो टोटल हो जाता है 1584 से 1720 लीटर। टोटल कितना हो जाता है? 1584 से 1720 लीटर रुधिर रोजाना 24 घंटे में हमारे शरीर में छाना जाता है। और जब 1 मिनट में इतना छानता है तो उसमें से अपशिष्ट कितना निकलता है? 1 मिनट में तैयार अपशिष्ट, 1 मिनट में कितना अपशिष्ट तैयार होता है? तो 1 मिनट में जो अपशिष्ट तैयार होता है उसकी मात्रा होती है 125 मिलीलीटर। इतने को छानता है तो उसमें से 125 मिलीलीटर रुधिर बाहर निकलता है। तो फिर सवाल आपसे पूछ सकता है कि एक दिन में कितना छानता है? तो एक दिन में अपशिष्ट सेम प्रक्रिया रहेगी। एक दिन में अपशिष्ट कितना होगा? तो 24 × 60 × 125 मिलीलीटर, तो ये हो जाता है दोस्तों 180 लीटर अपशिष्ट रोजाना तैयार होता है। लेकिन क्या हम इस पूरे को शरीर से बाहर निकाल देते हैं? नहीं। आप सोचोगे अगर 180 लीटर अपशिष्ट हमें रोजाना बाहर निकालना होता तो या तो हम टॉयलेट में ही बैठे रहते, या फिर हमारे शरीर में मूत्राशय जो है वो 700 से 800 मिलीलीटर के स्थान पर कितना होता? उसकी क्षमता 700 से 800 लीटर होती। ठीक है। तो ये कितना? 180। लेकिन ये 180 पूरे का पूरा बाहर नहीं निकलता। तो कितना बाहर निकलता है? अर्थात एक और सवाल हो गया, प्रतिदिन मूत्र की मात्रा। प्रतिदिन मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो प्रतिदिन मूत्र की मात्रा होती है 1.2 से 1.5 लीटर। इतना मूत्र रोजाना, यानी कि 24 आवर्स में इतना रुधिर बाहर निकलता है रोजाना। आप सोच रहे होंगे, कई लोगों को तो मेरी इस बात पे हंसी आ रही है कि सर 24 घंटे में केवल हम 1 से 1.5 लीटर ही निकालते हैं, इतना तो हम सुबह सुबह ही निकाल देते हैं। तो बेटे वो मूत्र नहीं होता है, उसमें मूत्र के साथ जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो प्रतिदिन कितना निकलता है? 1.25 से 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बाहर निकलता है। दोस्तों ये बात हमने की मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि में केवल एक पार्ट की, जिसको कहते हैं परानिस्यंदन। आगे क्रियाओं का अध्ययन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।